Hello class 8, I am रश्मि विश्वकर्मा. दिस इज़ योर हिंदी क्लास. बच्चों, आज हम व्याकरण का पहला चैप्टर पढ़ेंगे. पहला चैप्टर है हमारी भाषा. भाषा, इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं. तो पिछली क्लासेस में आप पढ़े हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं और दूसरे के मन के भावों को समझते हैं. उसे ही हम भाषा कहते हैं. इसके बाद है भाषा के रूप. मनुष्य अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है. कभी कभी कुछ चिन्हों के माध्यम से या कुछ संकेतों के माध्यम से भी हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही लिमिट मात्रा में होता है. इसलिए इन संकेतों की भाषा को हम कोई भाषा का दर्जा नहीं दे सकते. इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के दो मुख्य रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. मौखिक भाषा जो मुख से बोली जाती है और सुनकर समझी जाती है. लिखित भाषा जो लिखकर बताई जाती है तथा पढ़कर समझी जाती है. इसके बाद भाषा के कुछ अन्य रूप या आयाम भी होते हैं, जिसमें एक है बोली. बोली क्या होती है, पहले ये हम समझ लें. तो बोली भाषा का छोटा या क्षेत्रीय रूप है. इसका मतलब यह है कि भाषा यदि बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है तो बोली उससे छोटे क्षेत्र में बोली जाती है. इसका साहित्य जो है वह लिखित नहीं होता है, मौखिक साहित्य होता है. इसमें गीत होते हैं, कथाएं होती हैं जो मौखिक रूप से ही समाज में प्रचलित होते हैं. यहाँ पर बोली और भाषा में अंतर दिया हुआ है, इसको देख लीजिए. बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है. बोली का मौखिक साहित्य होता है, भाषा का साहित्य लिखित रूप में होता है. बोली का स्वरूप मानक नहीं होता है, बल्कि भाषा का स्वरूप मानक होता है. तीसरे पॉइंट का अर्थ ये है कि बोली व्याकरण की दृष्टि से बोली का कोई विशेष व्याकरण नहीं होता है, जबकि भाषा का एक व्याकरण होता है जिसके आधार पर भाषा को परिमार्जित किया जाता है. इसके बाद है उपभाषा. उपभाषा का क्षेत्र बोली की क्षेत्र की अपेक्षा बड़ा होता है और भाषा से छोटा होता है. इसका साहित्य लिखित और मौखिक दोनों होता है. इसके कुछ उदाहरण हैं अवधी, मैथिली और ब्रज. इसके बाद एक यहाँ पे सारणी है, उपभाषाओं और उनकी बोलियों की सूची यहाँ दी गई है. यह उपभाषाएं हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी वर्ग, पूर्वी हिंदी वर्ग, बिहारी हिंदी वर्ग. ये उपभाषाएं हैं और इसके अंतर्गत ये बोलियां हैं. जैसे देखिए, यह भोजपुरी हम लोगों की बोली है, या भोजपुरी जैसे हम लोग की बोली है, तो यह बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है. वैसे ही ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है. इसके बाद आता है मातृभाषा. तो मातृभाषा को हम अपने घर में बोलते हैं, अपने घर परिवार में सीखते हैं, आसपास के माहौल से सीखते हैं, तो यह मातृभाषा होती है. इसके अनुसार भोजपुरी हमारी मातृभाषा है. राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि यह देश के अधिकांश क्षेत्रों में बोली और समझी जाती है. और देखिए यहाँ पर लिखा है कि यह देश के लगभग 70% लोगों द्वारा बोली जाती है, इसीलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. राजभाषा. राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वह भाषा होती है जिससे देश के सरकारी काम या राजकीय कार्य किए जाते हैं, वो राजभाषा होती है. भारत में 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मनोनीत किया गया था, और तभी से हर 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है. इसके बाद आती है मानक भाषा. मानक भाषा का एक रूप होता है जो व्याकरण के अनुसार शुद्ध होता है. तो व्याकरण के अनुसार जो भाषा शुद्ध मानी जाती है वही मानक भाषा होती है. तो हमारी यह हिंदी बोली जो है, खड़ी बोली हिंदी हमारा मानक रूप है. जो हिंदी भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसमें खड़ी बोली हिंदी हमारा मानक रूप है भाषा का. संपर्क भाषा. संपर्क भाषा वह भाषा होती है जिसके द्वारा हम लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं. अपने देश में चूँकि हिंदी अधिक बोली और समझी जाती है, इसलिए देश में हिंदी संपर्क भाषा होगी.
और भारत के बाहर दूसरे देशों से संपर्क के लिए हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। वैसे तो देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, हर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत भाषाओं में अंतर आ जाता है, लेकिन भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वो 22 भाषाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो जो भाषा हम बोलते हैं उसमें वर्णों और ध्वनियों को चिन्हित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे ही हम लिपि कहते हैं। लिखने की विधि या लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हम क वर्ण का उच्चारण करते हैं, क ध्वनि है, तो यह क जो है वो हम जिस प्रकार से लिखेंगे वही उसकी लिपि होगी। हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वैसे ही कश्मीरी, कोंकणी आदि भाषाएं जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा जर्मन और फ्रांसीसी भी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी में, पंजाबी गुरुमुखी में, और इसी तरह कई भाषाओं के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। हमारी देवनागरी लिपि जो है एक वैज्ञानिक लिपि कही जाती है। उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इन 4 पॉइंट्स में दी हुई हैं, इनको मैं एक बार पढ़ रही हूँ। देवनागरी लिपि में वर्णों का क्रम वैज्ञानिक और व्यवस्थित है। जब वर्णमाला आप पढ़ेंगे आगे तो आपको इस विशेषता का पता चलेगा। देवनागरी लिपि का किसी भी भाषा में अनुवाद या लिपि अंतरण हो सकता है। इसका मतलब यह है कि देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में आप किसी भी भाषा को लिख सकते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह और मात्राएं होने के कारण लेखन में शुद्धता आती है। हर ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह हैं। कोई भी 2 वर्ण के लिए, 2 अक्षरों के लिए एक चिन्ह नहीं है। फिर है चौथा पॉइंट, देवनागरी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है, जबकि फारसी और रोमन में ऐसा नहीं है। आप अंग्रेज़ी में भी देख सकते हैं, SHE होता है, SEE होता है। तो ये दोनों जो हैं वो अंग्रेज़ी भाषा में सी बोले जाएंगे, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जबकि हिंदी में देखना को हम देखना ही लिखेंगे और वह को वह ही लिखेंगे। यह स्पष्ट भाषा है, स्पष्ट लिपि है, जिससे इसकी विशेषता काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद है हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा के महत्व हैं, इसमें दिया हुआ है कि एक तो यह बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। कई राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। दूसरे, हिंदी फिल्मों के प्रसार और लोकप्रियता के कारण हिंदी भाषा का विकास होता है। हिंदी के अपने देश के बाहर भी, मतलब भारत के बाहर भी बहुत बड़े क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। जैसे अफ़गानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, या नेपाल, फिजी, यमन, लीबिया, ये सारे जो देश हैं इनमें भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि हिंदी अब विश्व की दूसरी बड़ी भाषा है। पहली भाषा तो अंग्रेजी है जो संपर्क भाषा के रूप में पूरे विश्व में अपनाई गई है। इसके बाद सेकंड नंबर पर हिंदी अब दूसरी बड़ी भाषा बन गई है। इसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण हमको यह बताता है कि हम जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं वह प्रयोग करने का स्वरूप सही है या नहीं, इसको किस तरह से हम शुद्ध रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमको व्याकरण बताता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। इसमें वर्ण विचार, जिसमें हम वर्णों से संबंधित उसके भेद, उच्चारण का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार है जो शब्द के रूप, भेद आदि का अध्ययन कराता है। फिर उसके बाद आता है वाक्य विचार में वाक्य का निर्माण, वाक्य के भेद और उस वाक्यों का शुद्ध रूप, ये सारी चीज़ें हम वाक्य विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। साहित्य। साहित्य एक ऐसा शब्द है जो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में बहुत प्रयोग होता है। इसको इंग्लिश में लिटरेचर कहा जाता है। तो इस साहित्य होता क्या है, इसको आप समझिए। तो ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। परिभाषा को समझने के लिए हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा। स और हित, साहित्य शब्द की उत्पत्ति हुई है स धन हित से। यहाँ पर स का अर्थ होता है सबका, अर्थात संपूर्ण समाज का, जबकि हित का अर्थ है लाभ, यानी सबका लाभ ही साहित्य है।
संपूर्ण समाज का हित ही साहित्य है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। हमसे पहले समाज में जो भी अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो कुछ भी ज्ञान अर्जित हुआ है, वो सभी कुछ हमारे विद्वानों ने पुस्तकों में लिखकर छोड़ा है। यही पुस्तकें जो हैं वो हमें ज्ञान देती हैं, हमारे पिछले अनुभव हमें बताती हैं। इन्हें ही हम साहित्य कहते हैं। साहित्य दो प्रकार के होते हैं, पद्य और गद्य। पद्य यानी कविता वाला प्रारूप, और गद्य जैसे कहानी हो, निबंध हो, ये जो प्रारूप है तो कविता और गद्य का प्रारूप होता है। यहाँ पर दो सारणी दी हुई है, एक ये जिसमें प्रमुख कवि और उनके काव्य ग्रंथ दिए हुए हैं। दूसरा यहाँ पे साहित्यकार दिए हुए हैं जिन्होंने गद्य में रचनाएं की हैं, और ये उनकी रचनाओं के नाम दिए हुए हैं। आपको बुक चैप्टर के PDF के थ्रू ये सारे चीज़ें मैं अवेलेबल करा दूँगी। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने पॉइंट आउट कर दिया है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।